राम कथा में एक चरित्र है देवी अहल्या का। आप में से बहुतों को याद आ गया होगा कि उन्हें शिला यानी पत्थर बनना पड़ा था। बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब वन गमन के लिए वहां से गुजरते हैं तब वह शिला एक नारी के रूप में प्रकट होती है और माता अहल्या का उद्धार होता है। सवाल ये है, शिला बनना या पत्थर बनना क्या कोई सजा है, या कहें कि पत्थर इतना गया गुजरा है कि उसे सजा की पराकाष्ठा मान लें? ऐसा नहीं, कम से कम इस एपिसोड में तो हम यह साबित नहीं करने जा रहे हैं। जड़ और चेतन के लिहाज से देखें तो पत्थर जड़ है, उसमें किसी भी प्रकार की चेतना नहीं है, मगर इसके अंदर मौजूद जो दृढ़ता है उसे अगर हम पैमाना माने तो पत्थर जितना अधिक कठोर होगा उसका महत्व उतना ही ज्यादा होता है। अब से करीब 200 साल पहले जर्मन खनिज वैज्ञानिक फ्रेडरिक मोह ने एक पैमाना बनाया था जिसमें उन्होंने हीरा यानी डायमंड को सबसे कठोर शिला या सबसे कठोर पत्थर माना था। यह पैमाना कठोरता के लिहाज से 1 से लेकर 10 सीढ़ियां तय करता है, यानी कि सबसे कोमल जो तत्व है इस पृथ्वी में, मिट्टी या पाउडर हम जिसको टैल्क भी कहते हैं, वो पहले पायदान पर आता है और कठोरतम जो स्टोन है, कठोरतम जो शिला है वो 10 नंबर में आती है। तो 10 नंबर डायमंड को मिला है, यानी कि हीरा सारे पदार्थों को खरोच सकता है, काट सकता है, लेकिन हीरे पर कोई भी अन्य पत्थर खरोंच नहीं लगा सकता है। यही वजह है कि आज वह सबसे महंगे स्टोन्स में बिकता है। अब इसे दर्शन के लिहाज से देखें तो इसके अंदर यानी कि इस स्टोन के अंदर जो मौजूद कठोरता है या दृढ़ प्रतिज्ञता है, मनुष्यों को भी वो प्रेरित करती आई है सदियों से। शायद यहीं से सिद्धांतों की बात आई, शायद यहीं से उसूलों की बात आई और इसी दृढ़ता ने इंसान को जुबान का पक्का होना सिखाया। सिद्धांतों पर टिके रहना ही मनुष्य को सरल और साधु प्रवृत्ति का इंसान बनाता है। एक बार जो कह दिया वो कह दिया, अब उससे पलटना नहीं। क्या ऐसे उसूल वाले पत्थर या इंसानों की इस दुनिया में बहुतायत है? आइए जवाब में एक श्लोक है, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। यानी कि न तो प्रत्येक पर्वत पर मणि माणिक्य हो सकते हैं, न ही प्रत्येक हाथी के मस्तक पर मुक्ता मणि हो सकती है। इस संसार में मनुष्य की कमी नहीं है, इसके बावजूद साधु प्रवृत्ति के पुरुष नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार सभी वनों में चंदन के वृक्ष उपलब्ध नहीं होते हैं। अब यहाँ मणि की बात आई है तो रत्नों की बात भी कर लें। संस्कृत का एक अन्य श्लोक कहता है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यानी कि इस पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित यानी कि जो लोग मीठा बोल बोलते हैं, ये 3 किस्म के रत्न हैं। परंतु कुछ लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा देते हैं। अगर रत्न मानना है तो जल जो हमारा जीवन है वो ये प्रकृति हमें दे रही है, अन्न जो सारी जैव विविधताओं के लिए एक पोषक तत्व के रूप में है वो उपलब्ध हो रहा है, और जिनके बोल मीठे हैं, सुभाषित हैं, वो रत्न है। ये तो आपने देख लिया कि अन्न, जल और सुभाषित 3 रत्न हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देखिए, विभिन्न उपमाओं में, विभिन्न तुलनाओं में पत्थरों का वर्णन आता है। तो अब हम ये भी देखें कि जैसे आप सामने देख रहे हैं, चट्टानों में कई लेयर हैं, पत्थर है वो, लेकिन उनकी प्रवृत्ति अलग अलग है।
अब जाने कि चट्टान किसे कहते हैं, पत्थर किसे कहते हैं। सबसे पहले तो पत्थर वो चीज है जो कि पृथ्वी के परत पर, भूपटल पर मिलने वाला पदार्थ है, और वो रेत के रूप में हो सकता है, वो मिट्टी के रूप में हो सकता है, और वो स्लेट की तरह से हो सकता है, वो संगमरमर के तौर पर हो सकता है, लाइमस्टोन के रूप में हो सकता है, या फिर पुखराज है, नीलम है, कार्बन से बना हुआ डायमंड है, इस तरह के रत्न भी हैं। माना जाता है कि 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले इस पृथ्वी में पहले चट्टान का निर्माण हुआ। अब चट्टान की बात आती है या पत्थर की बात आती है तो चट्टान पत्थरों का समूह है। तो चट्टान कई बार एक ही खनिज का भी हो सकता है और 2 से अधिक खनिजों का मिश्रण भी हो सकता है। पृथ्वी की पपड़ी या भूपृष्ठ पर या परत के निर्माण में 2000 खनिजों का उपयोग हुआ है। इसमें से 20 खनिज महत्वपूर्ण हैं। भूपटल के सभी कठोर और मुलायम पदार्थ चट्टान कहलाते हैं, जैसे पत्थर भी है, बालू भी है, रेत भी है, मिट्टी भी है। ये सब चट्टान की ही श्रेणी में आते हैं। अब ये देखेंगे कि इनके बनने को लेकर के चट्टान यानी कि जो शैल है, जो स्टोन है, वो कितने प्रकार का होता है। इनके 3 प्रकार कहे गए हैं। पहला है आग्नेय, इग्निशियस। नंबर 2 अवसादी, सेडिमेंट्री। तीसरा है कायांतरित, मेटामॉर्फिक। अब बात करते हैं आग्नेय पत्थर। इसके उदाहरण हैं ग्रेनाइट है और बेसाल्ट है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है क्योंकि अन्य चट्टानों का निर्माण सीधे या परोक्ष रूप से आग्नेय चट्टान से ही हुआ है। इसका निर्माण ज्वालामुखी फटने से निकले मैग्मा और लावा के ठंडे होने और जमने के कारण हुआ, इसीलिए इसे आग्नेय कहते हैं। यानी कि अग्नि के मुंह से निकले हुए चट्टान को आग्नेय, इग्निशियस रॉक कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दें, ज्वालामुखी से निकलने वाला पदार्थ जो भू सतह पर आता है उसे हम लोग लावा कहते हैं, और जो भू सतह पर नहीं आ पाता है, पृथ्वी के गर्भ में रहता है, उसे हम मैग्मा कहते हैं। आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं होती हैं और न ही जीवाश्म। जैसे जीवाश्म क्या चीज है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। इसकी वजह क्या है, ये चट्टान इतने ठोस होते हैं कि इनके अंदर किसी भी प्रकार के छिद्र या छेद नहीं हो सकते हैं, और इसीलिए ये चट्टानें जब टूटती हैं तो क्रिस्टलाइज हो जाती हैं, यानी कि इनका चूरा बन जाता है। ये किसी स्लेट की तरह से या किसी टाइल्स की तरह से नहीं बनती हैं। इन चट्टानों में धात्विक खनिजों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। लोहा, सोना, चांदी, निकिल, तांबा आदि आग्नेय चट्टानों में ही मिलता है। इसके बाद बात करते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान वो चट्टान है जो कि आग्नेय चट्टानों के बनने के बाद इस प्रकृति में कई तरह के दबाव, हवा, पानी की वजह से वो या तो दब गए हैं या वो टूट गए हैं, या समय समय पर उनमें लावा की या मैग्मा की परतें अलग से आई हैं। इसीलिए अवसादी, सेडिमेंट्री जो स्टोन्स हैं, इनमें क्रिस्टल नहीं होता है, लेयर्स होती हैं, और इन्हीं लेयर्स के बीच में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। इसीलिए अवसादी चट्टानों के बीच में हमें प्राकृतिक ईंधन मिलता है, कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है, इसी तरह के चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में खनिज भी काफी मात्रा में होते हैं और इनका दोहन भी बहुत आसान होता है। अब अवसादी पत्थरों के उदाहरणों में है कि जैसे बलुआ पत्थर है। आप इमारती पत्थर अगर आप होगा जो घरों में लगाया जाता है, बिल्डिंगों में लगाया जाता है, तो बलुआ पत्थर है, कटिंग बहुत बढ़िया होगी। डोलामाइट है, लिग्नाइट है, चूना पत्थर है, और कोयला तो है ही है। इसके बहुत डिटेल में न जा करके हम तीसरे किस्म के पत्थर की बात करें, कायांतरित, रूपांतरित, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। नाम से ही आप समझ रहे हैं कि काया में परिवर्तन हुआ है। आग्नेय या अवसादी चट्टानों में ताप और दाब के प्रभाव के इस तरह के पत्थरों का निर्माण होता है। इसके कारण आग्नेय चट्टानों और अवसादी चट्टानों के दोनों के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। चट्टानों का रूप पूरी तरह से बदल जाता है, इसीलिए इसको रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहा जाता है।
ये दो प्रकार की होती। एक वो जो आग्नेय से कायांतरित चट्टानें हैं जिनमें ग्रेनाइट और बेसाल्ट आते हैं, दूसरे अवसादी चट्टानों से कायांतरित हुई चट्टानें जो हैं उनमें है चूना पत्थर से संगमरमर बन जाता है। देखिए, ग्रेनाइट और संगमरमर दोनों घरों में इस्तेमाल होते, दोनों के गुणों में अंतर है, इसीलिए ग्रेनाइट हमें काफी हार्ड नजर आता है और संगमरमर सॉफ्ट नजर आता है। हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध कवि हुए हैं नरेश सक्सेना। उन्होंने एक बार लिखा, बहते हुए पानी ने पत्थरों पर निशान छोड़े हैं, अजीब बात है पत्थरों ने पानी पर कोई निशान नहीं छोड़ा। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि मनुष्य को कई बार अपने उसूलों पर दृढ़ संकल्प रहने के साथ साथ कुछ चीजों में अपना लचीलापन भी अपनाना है। तो पानी अत्यधिक लचीला है तो पत्थर जैसा कठोर पानी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। देखिए, एक और, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, यानी कि जो कुएं की रस्सी है वो कुएं के जगत में लगे हुए पत्थर में इतनी बार ऊपर नीचे जाती है कि पत्थर भी घिस जाता है। अब इसको आप ये समझिए कि कई बार उसूलों वाला व्यक्ति भी जब ये देखता है कि उसके साथ में कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो भी उसे अपनाता है, यानी कि जड़त्व नहीं है। हम अगर ये कहें कि पत्थर जड़ दिल है, चेतन नहीं है, लेकिन वह एकदम ऐसा मूढ़ भी नहीं है, वो उस रस्सी के आने जाने के निशानों को अपने में बना लेता। अभी आप देख रहे हैं ये अलग अलग किस्म के पत्थर हैं, ये आए हैं एक ही जगह से। देखिए, ये छिद्र वाला पत्थर है, इसमें ये धारियां, सफ़ेद सफ़ेद धारियां दिख रही हैं। ये हिमालय से निकले हुए एक नदी के पत्थर हैं। अब इसमें देखिए, ये पीले और डार्क ब्राउन रंग के जो धारियां हैं ये बता रहा है कि ये अवसादी पत्थर है। ये समय समय पर इसकी लेयरें इसमें बनती चली गई और एक ही जगह से आने वाले पत्थरों की अलग अलग रंग के रूप में है, उनकी हार्डनेस अलग अलग है, उनकी बनावट अपने आप अलग हो गई। कोई कम घिस रहा है, कोई ज़्यादा घिस रहा है। किसी की आंतरिक संरचना ज़्यादा ठोस है, किसी की बाह्य संरचना थोड़ा सा हार्ड है। एक बात और बता दें, जब आप ये पत्थरों को देख ही रहे हैं, भारत में 6 किस्म के चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें और गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इसमें से सबसे नवीनतम जो चट्टानें हैं वो गोंडवाना मानी जाती हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने कर लिया हो तो अन्य लोगों को प्रेरित करें। इस चैनल में प्रकृति की जो देन है, प्रकृति के जो हमें गिफ्ट मिला हुआ है, उन्हीं के बारे में बातें होती हैं। तो आप अपनी टिप्पणी में भी या कमेंट्स में भी लिख करके हमारा हौसला बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।